हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 10th क्लास, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2021 का हल लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न पत्र को हल करने की। इसका पूर्णांक होगा 80 और समय होगा 3.25 घंटे का। प्रश्न नंबर 1 इसमें है, अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम क्रमाक्षरम स्व उत्तर पुस्तिकायां लिखतु। प्रश्न नंबर 1 इसमें वस्तुनिष्ठ पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो पूछा गया प्रश्न वो क में है, भारतवर्षस्य उत्तरशां दिशि वर्तते। इसका उत्तर हो जाएगा हिमाद्रिः हिमालयः। प्रत्येक प्रश्न इसमें एक एक नंबर का होगा, 10 प्रश्न है ये। दूसरा इसमें पूछा गया है, बालकस्य किम नाम आसीत्। उत्तर हो जाएगा इसका सर्वदमनः। फिर इसमें और अगला पूछा गया है, मुगलैः सह प्रवर्ते प्रतापस्य मुख्यम युद्धम आसीत्। उत्तर होगा इसका हल्दी घाटी युद्धम। घ में पूछा है, बाल्यकाले स्वामी केशवानंदः आसीत्। उत्तर हो जाएगा इसका पशु चारकः। फिर इसमें अडे में पूछा है, अहिंसा अस्ति। उत्तर होगा इसका उपयुक्तम सर्वमपि। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमम तपः, अहिंसा परमम सत्यम। ये तीनों उत्तर सही है, इसीलिए हो जाएगा उपयुक्तम सर्वमपि। च में पूछा है, महाराणा प्रतापः कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। उत्तर इसका होगा प्राणेः। फिर इसमें 6 में पूछा है, मरुदेशे के प्रसन्नाः सन्ति। इसका उत्तर हो जाएगा मरुदेश में कौन कौन प्रसन्न होते हैं, एते सर्वे अपि। गावः मनुजः देवाः, ये सभी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उत्तर हो जाएगा इसमें एते सर्वे अपि। जय में पूछा है, वंश भास्करः इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारो अस्ति। तो उत्तर है इसका सूर्यमल मिश्रणः। फिर इसमें पूछा है, पृथ्व्यां त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते। पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं उनमें कौन सा नहीं गिना जाता है, वो है धनम, जलम, अन्नम, सुभाषितम। ये तीनों रत्न हैं, धनम नहीं है। फिर पूछा है इसमें, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो कह कम प्रतिभूते। उत्तर हो जाएगा इसका रामः लक्ष्मणं प्रति। अब प्रश्न नंबर 2 और 3 इसमें है, ये दोनों भी एक एक नंबर के हैं। पूछा गया इसमें है, अधोलिखित सारण्याम अंकानाम स्थाने संस्कृत पदेः समयम लिखतु। जो अंक लिखे हुए हैं उनके संस्कृत पद लिखने हैं। तो यहाँ 6.5 लिखे हुए हैं, 6:30। तो यहाँ हम लिख देंगे सार्ध षड। वादने यहाँ लिखा हुआ है, तो सार्ध षड वादने ईश वंदना। और फिर इसमें दिया हुआ है 7:15, 7:15। तो यहाँ हो जाएगा सपाद सप्त। वादने यहाँ लिखा हुआ है प्रतिभोजनम। 4 में पूछा गया है, अधोलिखित रेखांकित शब्दम पुनः शुद्धम कृत्वा स्व उत्तर पुस्तिकायां लिखतु। अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ दिया है नेत्रात् रेखांकित पद। तो जब काणः यहाँ आया है, अंग भंग की बात आती है, तो उस समय
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पंचमी दे रखी है, तो यहाँ नेत्रात् की जगह होगा नेत्रेण। ध्यान रखें, काणः अगर आया है अंग के लिए तो इसीलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति। और इसमें देखिए मोहनः भिक्षुकम वस्त्रम ददति, भिक्षुकम द्वितीय विभक्ति है, जबकि मोहन भिक्षुक के लिए, गरीब के लिए, भिखारी के लिए वस्त्र देता है, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो यहाँ लिख देंगे भिक्षुकाय। और फिर इसमें पूछा गया है हिमालयन गंगा निर्गच्छति, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो हिमालयन की जगह हो जाएगा हिमालयात। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है 7 से 8, ये भी एक एक नंबर के ही आएंगे। तो पहला इसमें पूछा गया है 7 में, पर्यंतम अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं। तो 7 में पूछा है सीतया पुस्तकम पठियते, तो इसका वाच्य परिवर्तन कर देते हैं हम, तो लिख देंगे सीता पुस्तकम पठती। और फिर इसके बाद में आगे पूछा है इसने अहम ग्रामम गच्छामि, तो अहम की तृतीय विभक्ति हो जाएगी यहाँ मया, ग्रामम का ग्रामः और गच्छति का गम्यते। अगला प्रश्न है 9 से 11, तो इसमें पूछा है मंजूषायाः प्रदत्ते अव्यवपदेः रिक्तस्थानानि पूरयित्वा लिखतु, जो मंजूषा में अव्यय पद दिए हुए हैं उनको सही चुन करके रिक्त स्थान में भरने हैं। सबसे पहले पूछा है ग्रहित केशेषु मृत्युना धर्ममाचरत, तो यहाँ आ जाएगा ईव। और दूसरे में पूछा है कतामहम गच्छामि, तो यहाँ आ जाएगा तत्र, यहाँ होगा तत्र। और फिर तीसरे में पूछा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद, तो होगा इसमें अपि। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में, खंड ब प्रश्न नंबर 12, अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामापि लिखतु, जो पद लिखे हैं उनका संधि विच्छेद करना है और फिर उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा हमें नमस्ते, विच्छेद हो जाएगा इसका नमः प्लस ते, और संधि का नाम है, ये विसर्ग संधि है, सत्व विसर्ग। फिर इसमें पूछा है को अपि, तो इसका हो जाएगा कह प्लस अपि, और ये भी विसर्ग में उत्व विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा संधि नामापि लिखत, इनके संधि पद लिखने हैं और फिर संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ है हरिह प्लस शेते, तो ये हो जाएगा इसका पद हरि शेते, और ये भी संधि है विसर्ग। इसके बाद में पुनः प्लस अत्र, तो इसमें हो जाएगा पुनरत्र, तो ये भी विसर्ग संधि है, लेकिन ये है रेफ, विसर्गस्य रेफ संधि, विसर्गी संधि का भाग है विसर्गस्य रेफ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14, अधोलिखित पदेषु समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समासस्य नामापि लिखतु,
नीचे जो पद लिखे हैं समस्त पद, उनका विग्रह करके उन समासों के नाम लिखने हैं। पहला इसमें दे रखा है प्रतिदिनम, तो इसका हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। और ये समास है अव्ययीभाव समास। फिर इसके बाद में आगे पूछा है उपकृष्णम, तो इसका विग्रह हो जाएगा कृष्णस्य समीपम। और ये भी समास है अव्ययीभाव समास। फिर प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है अधोलिखित विग्रह पदानाम समासं कृत्वा समासस्य नामापि लिखतु। जो विग्रह पद है उनके समस्त पद बनाने हैं। तो लिखा है यहाँ जनानाम अभावः, तो समस्त पद बन जाएगा इसका निर्जनम। और समास बन जाएगा, ये समास है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास है। और फिर इसके बाद में आगे पूछा गया है विविध अंतिक्रम्य, तो यहाँ हो जाएगा यथा विधि। विधि और फिर ये भी अव्ययीभाव समास है। प्रश्न नंबर 16 से 17 है, ये भी एक एक नंबर के ही पूछे जाएंगे। इसमें आपको पूछा जाएगा अधोलिखित रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च लिखतु। जो पद लिखे हुए हैं रेखांकित पद है, वो कौन सी विभक्ति है और क्यों आई है उसका कारण लिखना है। तो यहाँ है उदयपुरम, द्वितीय विभक्ति है इसमें, और परितः के योग में ये आएगी, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ लिख देंगे हम, उत्तर हो जाएगा इसका परितः योगे। किसके योग में है ये द्वितीय विभक्ति? परितः योगे द्वितीया। फिर इसमें है अगला पूछा गया है छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति। छात्रः विद्यालयात्, यहाँ पंचमी विभक्ति आई है, किसके योग में? बहि के योग में। तो यहाँ लिख देंगे बहिः योगे पंचमी विभक्ति। फिर आगे पूछा गया है दैत्यभ्यः हरिः अलम। यहाँ दैत्यभ्यः अलम के योग में यहाँ आएगी, आ गई है चतुर्थी विभक्ति। तो लिख देंगे यहाँ अलम योगे चतुर्थी। और फिर आगे इसमें पूछा है रामः लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति। तो सह के योग में यहाँ तृतीय विभक्ति आई है, तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका सह योगे तृतीया। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूरयत। जो कोष्ठक में पद दिए हैं इनको प्रत्यय के साथ जोड़ करके पूरा पद बनाना है और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो सेव प्लस शानच, शानच प्रत्यय जोड़ करके सेव के साथ में धातु में बन जाएगा सेव मानः। तो यहाँ लिख देते हैं, रिक्त स्थान में लिखना है आपको इसको सेव मानः। और फिर इसमें पूछा है गम प्लस शत्रु। तो ये इसका जो पद बनेगा प्रत्यय जोड़ने के बाद में वो है गच्छत। तृणम पश्यति। 19 में पूछा है अधोलिखित वाक्ययोः रेखांकित पदेषु प्रकृतिं प्रत्यय च पृथक् कृत्वा लिखतु।
जो पद रेखांकित हैं उनको अब पृथक करना है, प्रत्यय अलग करना है, पद अलग करना है। तो इसमें प्रकृति है इसकी, पद प्रकृति पद होगा इसमें समाज, सामाजिक का समाज प्लस और प्रत्यय हो जाएगा इसमें ठक। और फिर इसके बाद में आगे इसमें पूछा है बालको अयम गुणवान अस्ति, गुणवान दिया है रेखांकित पद, तो इसमें प्रकृति पद हो जाएगा गुण और इसका प्रत्यय इसमें है मुतुप। अब इसमें प्रश्न नंबर पूछा गया है 21। 20वां प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है अधोलिखितेषु अष्टसु प्रश्नेषु कतिपयानि चत्वारि प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन लिखतु। 8 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से आपको सिर्फ 4 करने होंगे। तो हम यहाँ 8 प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। ये 4 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। 4 नंबर का 20वां प्रश्न होगा आपका। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो है विद्यायाः प्रकारद्वयं किम् अस्ति। उत्तर हो जाएगा इसका शस्त्र शास्त्रम च, शस्त्र और शास्त्र। फिर आगे इसमें पूछा है बालकः कस्य वंशस्य आसीत्। तो यहाँ कौन सा वंश है, तो इसीलिए लिख देंगे इसमें पुरु वंशस्य। कौन सा वंश है इसमें, पुरु वंशस्य। और फिर आगे प्रश्न पूछा इसमें प्रतापस्य शासन काले कः मुगल शासकः आसीत्। इसका उत्तर होगा अकबरः। और अगला प्रश्न पूछा है इसमें नंबर 4 में स्वामिनः केशवानंदस्य संस्कृताध्ययनं कुत्र अभवत्। कहाँ हुआ था उनका संस्कृत अध्ययन, तो उत्तर हो जाएगा इसका हरिद्वारे, अमृतसरे, फाजिल्का नगरे। नीचे उत्तर फाजिल्का नगरे। च अभवत्। कहाँ हुआ था, हरिद्वार में, अमृतसर में, फाजिल्का नगर में हुआ था उनका संस्कृत अध्ययन। आगे जो प्रश्न नंबर 5 पूछा है वो है मूढ़े है कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। उत्तर हो जाएगा इसका मूर्ख लोग किसको मानते हैं रत्न, पत्थर के टुकड़ों को। तो पाषाण खंडेषु। फिर है इसमें प्रतापः कस्य अभावे किमपि कर्तुम् असमर्थः। किसके अभाव में कुछ भी करने में वो असमर्थ थे। उत्तर है इसका धनाभावे, धन के अभाव में। साथ में पूछा है चरकाचार्येण मरुभूमेः का विशेषता प्रकटिता। तो इसका उत्तर लिख देंगे, 7 का उत्तर लिख देते हैं यहाँ नीचे। चरकाचार्येण मरुभूमेः भूमेः विशेषता इयं प्रकटिता यत् भूमेऽयं शुष्काः तथापि
स्नेहार्दम, स्नेहार्द्रम भावेक रसेह, विशिष्टः और उसके बाद में नीचे लिख देंगे इसमें नित्यम सरसा चास्ति। इसके बाद में विशिष्ट के बाद में लिखेंगे नित्यम सरसा चास्ति। फिर इसमें आगे प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है इसमें जाट प्लेटो कह कथ्यते। जाट प्लेटो किसको कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरज महाराजा सूरजमल विजयते। महाराजा सूरजमल्लः विजयते। ये इस प्रश्न का उत्तर है, महाराजा सूरजमल्लः विजयते। फिर इसमें आगे है किसको कहा गया है? महाराजा सूरजमल विजयते को कहा गया है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है अधोलिखित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोतु। नीचे लिखे गद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से लिया गया है। त्रयोदश पाठः महाराजा सूरजमल विजयते से। अनुवाद फिर इसका लिखेंगे इसमें सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचरा, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायाम ना प्रमतः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, आलस मत करो, सत्यान प्रमदित्वयम, सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए, धर्मान प्रमदित्वयम, धर्म कार्यों में भी आलस्य नहीं करना चाहिए, कुशलान प्रमदित्वयम, कुशलान अपनी आत्मरक्षा का कार्य है उसमें भी आलस्य नहीं करना चाहिए, बुत्य न प्रमदित्वयम, और फिर ऐश्वर्य यानी कि जो भी हमारे सांसारिक काम है उसमें भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन के कार्यों में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव और पितर आदि के जो कार्य होते हैं पूजन तर्पण आदि के, उसमें भी आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, गुरु को देवता मानो और अतिथि को देवता मानो। यानी अन्वध्यानि कर्माणि तानि सेवित्वानि नो इतराणि, अर्थात जो भी अभिनंदनीय कार्य हैं उन्हें हमेशा किया जाना चाहिए और जो निंदनीय काम है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। फिर इसी में अथवा में प्रश्न पूछा गया है, इस गद्यांश में पूछा है प्रथमा पहला तथा इति निष्क्रांता। प्रथमा कहती है ठीक है और निकल जाती है।
फिर बालः, बालक कहता है अनेनेव तावत क्रीडयिष्यामि, तब तक मैं इससे ही खेलूँगा। इति तपसी विलोक्य हसती, इस तरह से वो तपस्विनी को देख करके हंसता है। फिर तापसी, भवतु न मामयम गणयति, ठीक है यह तो मुझे गिनता ही नहीं है। पार्श्व अवलोक्य, और पास में देख करके वो कहती है कि यह मुझे गिनता ही नहीं है, अर्थात यह मेरी सुनता ही नहीं है। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके कहती है वो कोई ऋषि कुमार यहाँ है। भाद्रमुख एहि तावत मोजयानेन डिम्बलिलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, भाद्रवर इधर आइए। तंग जो कर रहा था वो शेर के शिशु को, तब उसने कहा इधर आइए भद्रवर, तंग किया जा रहा है एक शेर के बच्चे को, इस बालक से इसको छुड़ा लीजिए। तब राजा कहते हैं उपगम्य, पास में आ जाकर सस्मितम, मुस्कुराते हुए, आई वो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र। ये है इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है अधोलिखित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोतु। नीचे जो गद्यांश लिखा हुआ है उसका हिंदी भाषा में सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ जो ये गद्यांश दिया गया है यह आपके 6 नंबर चैप्टर से है, तो लिखेंगे यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से षष्ठः पाठः महाराणा प्रताप से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद हम करेंगे। इसमें तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, प्रताप ने, तेन आया यहाँ प्रताप के लिए, तो प्रताप ने सैन्य शक्ति को पुनः एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। महासैन्यम च रचयामास, अपने राज्य से छूटे हुए अनेक भागों को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र्य युद्धम प्रारब्धम, और फिर उन्होंने अपनी सेना से मुगल शासन के लिए से स्वतंत्रता के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, जो भाग उनसे छूट गए थे हाथ से, उन भागों को उन्होंने अपनी ओर करना वापस शुरू कर दिया। तेसु मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादयः मुख्य आसन, और उनमें है माही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य हैं। स्वराज्ये शांति स्थाप्य चावंड नामक स्थानम स्वराजधानी अकरोत्, अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए चावंड नामक स्थान है उसे अपनी राजधानी बनाया। फिर इसमें अथवा में गद्यांश दिया गया है। यह जो गद्यांश है वो आपके 11वें पाठ से लिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसका सप्रसंग। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से एकादशः पाठः स्वदेशम कथयम रक्षेयम से लिया गया है। और फिर हम इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। प्रथम भीलः, प्रथम भील, हा भगवान, हाँ भगवान, अद्य कीदृशः समय आगतः,
यह कैसा समय आज आ गया है। प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति। प्रताप भी अपने देश यानी अपनी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे हैं। द्वितीय बिल्लः, दूसरा भील कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति। ना जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालो परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुरः कथम जातः। हे परमेश्वर, तुम भी आज इतने कठोर कैसे हो गए हो। फिर तीसरा भील कहता है, तृतीय बिल्लः, तीसरा भील, हा धिक, अरे धिक्कार है। वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते। बेचारे के पास में, बेचारा किसको कहा है यहाँ, वराकस्य, बेचारा किसको कहा है, प्रताप को। बेचारे के पास में जीवन की सामग्री भी नहीं है और ना ही युद्ध की सामग्री है। मातृभूमि है दूरदृशाम स्वचक्षुषा कथम दृश्याम रोदिति। मातृभूमि की दूरदृशा अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे, और इतना कहकर वो रो देता है। अगला प्रश्न इसमें है, अधोलिखित पद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोतु। नीचे लिखे पद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो ये जो पद्य भाग आया है आपका, ये तीसरे पार्ट से आया है, तो इसका सप्रसंग लिखेंगे हम। नीचे अधोलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के तृतीय पाठः स्वराष्ट्र गौरम से लिया गया है। और फिर हम इसका करेंगे हिंदी अनुवाद। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पर्व गास्पद मातृभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरस्त्वात्। विष्णु पुराण से लिया गया है ये श्लोक। तो इसमें कहा है कि देवगण जिस धरती का गुणगान करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि में जन्म लेने वाले वे महापुरुष धन्य हैं जो देवत्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ बार बार जन्म लेते हैं। इसी में दूसरा पद्यांश पूछा है। अथवा में एक और पद्य पूछा गया है। आपको अथवा में से दो में से कोई एक ही करना होगा। इसमें जो ये पद्य दिया गया है, यह पद्य आपके 12वें पाठ से लिया गया है, द्वादश पाठ मरु सौंदर्यम। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग लिखेंगे इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से द्वादशः पाठः मरु सौंदर्यम से लिया गया है। फिर इसका करेंगे हम अनुवाद। गावः प्रसन्नाः मनुजा प्रसन्नाः देवा प्रसन्नाः व्रतदान यज्ञ है। गायें प्रसन्न है और मनुष्य प्रसन्न है, देवता भी प्रसन्न है। व्रत, दान और यज्ञ आदि से गाय, मानव और देवता सभी प्रसन्न है। किम नाम तद्धन्न मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेय। ऐसा यह मरुस्थल, मरुभूमि संपन्न नहीं है, अर्थात सब प्रकार से यह संपन्न है। सभी के द्वारा यह विद्या और ज्ञान से समृद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात हमें इसे विद्या से भी संपन्न बनाना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है खंड तय में प्रश्न नंबर 24 पूछा है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा एतद्धारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशं लिखत। यह गद्यांश आपके 5 नंबर का होगा। गद्यांश के नीचे प्रश्न भी पूछे गए हैं
तो इस गद्यांश में से ही हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे हैं, सबसे पहला इसमें जो प्रश्न है वो है, 5 प्रश्न है, ये सभी 1-1 नंबर के आएंगे। अस्य अनुच्छेदस्य समीचीनम शीर्षकम लिखतु। इस गद्यांश का हमें शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक हो जाएगा इसमें मातृभूमि। उत्तर हो जाएगा इसका मातृभूमि। फिर इसमें प्रश्न नंबर 2 पूछा है, राति घाटी युद्धम कयोः द्वयोः मध्यो भवत्। राति घाटी का युद्ध जो हुआ था वो किन दो के बीच में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं अनुजः। हुमायूं लिखेंगे, फिर लिखेंगे अनुजः कामरान बीकानेरस्य राजाराव जेतसी च इत्यनयोः द्वयोः मध्ये युद्धम भवति। ये दोनों के बीच में हुआ था, तो उत्तर क्या होगा इसका, हुमायूं। फिर लिखेंगे अनुजः कामरान बीकानेरस्य राजाराव जेतसी च इत्यनयोः मध्ये अभवत्। फिर आ जाएगा मैं प्रश्न 3 पूछा है इसमें, छंदराव जेतसी रो इत्यस्य लेखकः कः। इसमें छंदराव जेतसी जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा बीट सूजा। इसके लेखक हो गए बीट सूजा। और फिर प्रश्न पूछा है, शिरस्त्राणम शब्दस्य किम अर्थम। शिरस्त्राण शब्द का क्या अर्थ है इस गद्यांश में, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए ब्रैकेट में मुकुटम। क्या अर्थ है इसका, मुकुटम। ये होगा इसका उत्तर प्रश्न नंबर 4 का। और नंबर 5 में पूछा है, राति घाटी युद्धम कुत्र कदा च घटितम। अब इसमें से हमें ढूंढ करके लिखना है। तो सबसे पहले इसमें पूछा है कुत्र, यानी कि कहाँ हुआ, तो इसमें उत्तर हो जाएगा बीकानेर। जो यहाँ लिखा हुआ है बीकानेरस्य, तो बीकानेर ये उत्तर इसका, ठीक है। और फिर इसमें पूछा है कदा, यानी कि कब हुआ, तो कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी में। यहाँ लिखेंगे, ये उत्तर इसका हो जाएगा। फिर लिखेंगे इसमें 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी में। अगला इसमें प्रश्न पूछा है, अथवा में दूसरा और गद्यांश दिया है जिसको भी हम हल करेंगे। यह भी आपके 5 प्रश्न है इसमें। तो पहला प्रश्न जो इसमें पूछा है गद्यांश में, अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा वर्षा कालः। और फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा है, केह स्नाता वसुंधरा बोधते। तो यहाँ उत्तर होगा इसका वर्षा जले। ये रहा वर्षा जले, स्नाता वसुंधरा मोदते। फिर आगे इसमें प्रश्न नंबर 3 पूछा है, केसाम कृते वृष्टिः एव जीवनम अस्ति। केसाम कृते, तो ये हो जाएगा इसमें कृषकाणाम कृते वृष्टिम एव जीवनम अस्ति। ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। 4 में पूछा है, वर्षा काले कुत्र मार्गाः पंकमयाः भवन्ति। पंकमयाः भवन्ति, तो इसमें होगा उत्तर इसका ग्रामे। यहाँ लिख देंगे हम ग्रामे।
और फिर इसमें पूछा है अस्माकं देशे षड् ऋतवः किमर्थं समायान्ति। उत्तर हो जाएगा इसमें ये रहा, अस्माकं देशे षड् ऋतवः नवचेतना संचरणाय समायन्ति। ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे पूछा है प्रश्न संख्या 25 में भी एक गद्यांश पूछा जाएगा और गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए हुए होंगे, ये भी 5 नंबर का होगा। तो इसमें जो गद्यांश है इसका प्रश्न नंबर 1 पूछा है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखतु। उचित शीर्षक लिखना है इस गद्यांश का। तो ये जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक होगा वैदिक साहित्यम। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा वैदिक साहित्यम। फिर इसमें साहित्य लिखेंगे, साहित्यम की जगह साहित्य। और दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है ब्राह्मण भागः कस्य बोधकः अस्ति। तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा वो है संहिता भागस्य व्याख्या रूप विद्यते। यह इसके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, संहिता भागस्य व्याख्या रूप विद्यते। 3 में इसमें पूछा है मंत्र समुदायस्य अपरम नाम किम अस्ति। तो इसका उत्तर भी होगा संहिता। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ आपके पास, संहिता। और फिर आगे इसमें पूछा है यज्ञस्य आध्यात्मिकम रूपम के विवेचयन्ति। इसका उत्तर हो जाएगा आरण्यकः। यहाँ लिखा है आरण्यकम और आपको यहाँ लिखना है आरण्यकः। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपके लिए आरण्यकः। और फिर अंतिम प्रश्न पूछा है इसी गद्यांश का यज्ञ है स्वरूप प्रतिपादकः के सन्ति। उत्तर होगा इसका ब्राह्मण भागः। यह है इस 5 नंबर का उत्तर ब्राह्मण भागः। अब इसी का अगला गद्यांश पूछा है अथवा में दूसरा गद्यांश है जिसको भी हम हल करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 पूछा है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखतु। तो इसका समुचित शीर्षक, उचित शीर्षक जो है वो है परोपकार। तो लिख देंगे हम यहाँ पर परोपकारः। दूसरा इसमें पूछा है परोपकारः क अस्ति। परोपकार क्या है। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है परोपकारेण प्राणिनामानुकारः परोपकारः अस्ति। यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं आपके लिए, नहीं तो यहाँ देखिए परेशान प्राणिनामुकारः परोपकारः अस्ति। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। और तीसरे में पूछा है परोपकारेण हृदयम कीदृशम भवति। तो इसका हो जाएगा हृदयम पवित्रम सरलम सरसम सहृदयम च भवति। परोपकारेण हृदय आप यहाँ से भी लिख सकते हो, नहीं तो प्रश्न से भी ये नाम ले सकते हो। तो परोपकारेण पवित्रम सरलम सरसम सहृदयम च भवति। ये उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 3 का। 4 में पूछा है सज्जनाः केन प्रसन्नाः भवन्ति। सज्जन किससे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ लिख देखो ये रहा सज्जनाः परोपकारेण एवं प्रसन्नाः भवन्ति। तो ये है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। फिर 5 में पूछा है सत्पुरुषाः कदापि किम न भवन्ति। इसका उत्तर हो जाएगा इसमें स्वार्थः पराः न भवन्ति।
सत्पुरुषाः कदापि स्वार्थाः परः न भवन्ति। ये है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 26। इसमें खंड य में पूछा है प्रश्न नंबर 26। भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुरस्य 10वीं कक्षायाः विद्यार्थी सुरेशः। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं सुरेश। भवतः पिता अतीव निर्धनः अस्ति। आपके पिता बहुत गरीब हैं। स्वयस्य प्रधानाचार्याय शुल्क मुक्त्यार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। आप अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए यानी फीस माफ के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। यह प्रार्थना पत्र आपके 6 नंबर का आएगा। एक प्रार्थना पत्र और एक पत्र पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र हल करते हैं, फिर इसके बाद में पत्र को हल करेंगे। देखिए इसमें हल करते हैं। इसको लिखा हुआ है यहाँ सेवायाम, सेवा में श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। राजकीय माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है, आप यहाँ उच्च लिख दोगे। प्रश्न के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जयपुरम की जगह लिख दोगे सोमपुरम। और फिर वैसा का वैसा ही लिखना है आपको। विषय है इसमें शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सविनयं नम्र निवेदनम अस्ति यत् मम परिवारस्य आर्थिक दशा दयनीया अस्ति। सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे परिवार की आर्थिक दशा दयनीय है। आगे इसमें मम पिता निर्धनः कृषकः अस्ति। मेरे पिता गरीब किसान है। मम पठने रुचिः वर्तते। मेरी पढ़ने में रुचि है, किंतु विद्यालयस्य शिक्षण शुल्कं दातुम् असमर्थो अस्मि। किंतु विद्यालय की शिक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः शिक्षण शुल्कात् मुक्तिं प्रदाय माम अनुग्रहन्तु भवन्तः। इसीलिए शिक्षण शुल्क को मुक्ति प्रदान करके यानी कि फीस माफ करके मुझे अनुग्रहित करें। भवताम आज्ञापालक शिष्यः। आपका आज्ञाकारी शिष्य। प्रश्न के अनुसार नाम हो जाएगा इसमें सुरेशः। कक्षा लिख देंगे नीचे और दिनांक लिख देंगे जिस दिन आपका पेपर होगा। फिर इसमें आगे प्रश्न पूछा है इसी का अथवा में पूछा गया पत्र है। भवान गोविंद है, आप गोविंद हैं। स्वकीयं मित्रं राजेंद्र प्रति स्वविद्यालयस्य वार्षिको उत्सव विषये अधोलिखित पत्रं मंजूषा पद सहायता पूरित्वा लिखतु। अपने मित्र राजेंद्र को अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के विषय में एक पत्र लिखो जो मंजूषा में शब्द दिए हैं उन शब्दों की सहायता लेकर के। तो पत्र प्रिय मित्र राजेंद्र नमस्ते। यहाँ नाम और फिर दिनांक, जहाँ के आप हैं वहाँ का नाम लिखेंगे और फिर नीचे दिनांक लगा देंगे दाईं ओर, और बाईं ओर अपने दोस्त का नाम और नमस्ते लिख देंगे। फिर होगा इसमें अत्र अहम कुशलम भवतः। तो यहाँ मंजूषा से आ जाएगा कुशल ताम, और कामये मैं यहाँ कुशल हूँ, आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। फरवरी मासे पंचमे दिनांके मम विद्यालये, मेरे विद्यालय में वार्षिको उत्सवस्य, ये आएगा मंजूषा से। इसमें 2 नंबर रिक्त स्थान में वार्षिक उत्सवस्य आयोजनम अभवत्, आयोजन हुआ। अस्मिन् दिवसे, इस दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए, प्रतियोगिताएं हुई। तो इसका है विविधः, विविधाः लिख देंगे यहाँ, विविधाः प्रतियोगिताः अभवन्, विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई।
अहम अपि धावन प्रतियोगितायां बाद प्रतियोगितायां च भाग स्वीकृतवान। यहाँ लिख देंगे स्वीकृतवान। फिर आगे इसमें है पुरस्कार वितरण समारोहे अस्माकं क्षेत्रस्य विधायक महोदये स्वकरकमलेन। लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं स्वकरकमलेन, अपने कर कमलों के द्वारा। पुरस्कार वितरण कृतवान, पुरस्कार वितरण किया। अहम अपि, मैंने भी। पुरस्कारम, यहाँ हो जाएगा इसका पुरस्कारम। सबसे जो अंत में लिखा है मंजूषा में, प्राप्तवान, मैंने भी पुरस्कार प्राप्त किया। अस्तु, ठीक है। यहाँ सर्वेभ्य के पहले आ जाएगा परिवारे, तो लिख देंगे मंजूषा से रिक्त स्थान में परिवारे सर्वेभ्य यथा योग्यम नमस्काराः। परिवार में सभी को यथा योग्य नमस्कार कहना। और फिर शीघ्रमेव प्रेक्षणीय पत्रोत्तम, यानी कि पत्र के उत्तर में। तो ये हो गया वार्षिक उत्सव के लिए अपने मित्र को लिखा गया पत्र पूरा। अब इसके बाद में नीचे लिख देंगे भवतः मित्रम, अपना नाम, गोविंदः जो प्रश्न पत्र में आया है। अगर नहीं आता है तो सिर्फ यहाँ लिख देंगे भवतः मित्रम और कक्षा, नाम नहीं लिखेंगे हम। अब आगे जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है मंजूषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पिता पुत्रयोः मध्ये योग दिवस विषये संवादं पूरयेत्। मंजूषा में जो उपयुक्त पद हैं उनको ग्रहण करके पिता और पुत्र के बीच में योग दिवस के विषय में एक संवाद है, उसे पूरा करना है। मंजूषा में यहाँ शब्द लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें पुत्र कहता है भो पितः, अरे पिताजी। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ आ जाएगा जून मासस्य, जून मासस्य 29 दिनांके कः दिवसः भवति, 29 दिनांक को कौन सा दिवस है। पिता, अरे तस्मिन् दिने तु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवसः, अंतर्राष्ट्रीय दिवसः। फिर इसके बाद में अगली लाइन में है संवाद में पुत्र कहता है योग दिवसे के भवन्ति। तो के बाद में आ जाएगा कार्यक्रमः, कौन से कार्यक्रम हैं या होते हैं। फिर इसमें पिता कहते हैं विश्वजनाः प्राणायामं व्यायामं च कुर्वन्तु। योग दिवस लिखेंगे यहाँ, योग दिवस में, योग दिवसे विश्वजनाः प्राणायाम व्यायाम च कुर्वन्ति, प्राणायाम और व्यायाम करते हैं। पुत्र कहता है योगेन स्वास्थ्यम, तो यहाँ आ जाएगा अस्माकम, अस्माकं स्वास्थ्यम सम्यक भवति वा, योग से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तब पिताजी कहते हैं आम, हाँ, ये योगम, जो योग को, तो यहाँ लिख देंगे अब कुर्वन्ति, करते हैं, जो योग को करते हैं। ते रुग्णाः न भवन्ति, वे रोगी नहीं होते हैं। और उसके बाद में पुत्र कहता है तरी अहम अपि योगम कर्तम शक्नोमि, मैं क्या योग कर सकता हूँ।
तब पिताजी कहते हैं किमर्थम न, किस लिए नहीं, आगच्छ, आओ, आवाम योगम करवाओ, आओ हम दोनों योग करते हैं। और इसी के अथवा में और पूछा गया है मंजूषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा अधोलिखितं माता पुत्रयोः संवादे पूरयेत्। अब हम अथवा में पूछा है माता और पुत्र के बीच में जो संवाद है उसको पूरा करना है। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। पुत्र कहता है यहाँ पर मातः किं त्वमद्य पक्वानं मिष्ठान्नं च स्वयसि, बना रही हो माता, क्या तुम आज पकवान और मिष्ठान बना रही हो। तब माता कहती है पुत्र किम त्वम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो कि अद्य, आज क्या है, दीपावली उत्सव, दीपावली उत्सवः अस्ति, दीपावली का उत्सव है। तब पुत्र कहता है नहीं तो नेव, यहाँ आ जाएगा नेव, नहीं तो कथय दीपावलिकाया उत्सव कीदृशः भवति, कहो दीपावली का उत्सव कैसे होता है। तब माँ कहती है अस्तु, ठीक है, त्वम स्वयमेव, आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे स्वयमेव, ज्ञास्यामि, तुम अपने आप ही जान जाओगे, अधुना, यहाँ आएगा संध्या समय, संध्या समय संजातः, संध्या का समय अब हो रहा है। नभः च, तो यहाँ हो जाएगा तिमिराच्छन्नम, ये लिख देंगे तिमिराच्छन्नम। फिर इसमें है पुत्र कहता है तत्किम, वह क्या। तो माता कहती है ग्रहे दीपिका, रिक्त स्थान में हो जाएगा दीपिकाः सन्ति त्वं तान् अत्रानय, यहाँ लाओ, अहम तान प्रज्वालयामि, मैं उनको जलाती हूँ। पुत्र कहता है यदा ज्ञापयति माता। अब है इसमें प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 28 पूछा है अधोलिखित वाक्येषु केषाञ्चन षड् वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं करोतु। ये जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं इनमें से कोई 6 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है और यह आपके 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो विद्या विनम्रता प्रदान करती है, इसकी संस्कृत हो जाएगी विद्या विनयम ददाती, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। और फिर इसमें आगे पूछा है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो यहाँ लिख देंगे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 3 में पूछा है विपत्ति के समय दोषारोपण करना ही कायर पुरुष का लक्षण है। इसकी संस्कृत हो जाएगी विपत्ति काले दोषारोपणम एव कापुरुषस्य लक्षणम अस्ति। 4 में पूछा है कृष्ण के चारों ओर बालक है। तो इसका हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, छोटा है, कृष्णम परितः, चारों ओर, परितः बालकाः सन्ति। फिर इसमें आगे पूछा है हम सब नाटक देखते हैं। तो इसका हो जाएगा वयम नाटकम पश्यामः
पश्यामः। और फिर 6 में पूछा है राजेश महेश का मित्र है, तो इसकी संस्कृत हो जाएगी राजेशः महेशस्य। महेश का मित्र है तो इसलिए महेशस्य मित्रम अस्ति। अगला प्रश्न पूछा है, इसमें पंक्ति दी है मोहन वाराणसी जाता है, तो हो जाएगा इसका मोहनः वाराणसी गच्छति। फिर आगे इसमें पूछ लिया प्रश्न पंक्ति घोड़ा घास खाता है, तो घोड़े को कहते हैं अश्वः, तो लिख देंगे अश्वः तृणम खादति। और विद्यालय में अध्यापक हैं, तो इसकी संस्कृत लिखेंगे यहाँ विद्यालय में, तो लिखेंगे विद्यालये अध्यापकः अस्ति। अध्यापकः या शिक्षकः, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसमें है राधा भोजन पकाती है, तो इसका हो जाएगा संस्कृत वाक्य राधा भोजनम पचती। ये इसकी संस्कृत लाइन हो गई। 11 नंबर में पूछा है राम कक्षा में पढ़ता है, तो संस्कृत लिख देंगे इसकी रामः कक्षायां पठति। और उसके बाद अंत में पूछा है हम दोनों कहाँ जाते हैं, तो इसकी संस्कृत हो जाएगी हम दोनों आवाम कुत्र गच्छावः। ये है मॉडल पेपर जो 2021 का आया है, उसका हल। आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी ऐसी उम्मीद करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।